नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे सहयोगी दिनेश के साथ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर। जिस तरह से दिनेश मायावती की सक्रियता अब हम राजनीति में देख रहे हैं, ये बात आप बखूबी समझ ही चुके होंगे कि मायावती एक एक लोकसभा सीट का दौरा कर रही हैं, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील कर रही हैं। लेकिन मायावती ने इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा दांव खेल दिया। उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर दिया। बसपा से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, जो इन दिनों अपने भाषण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करके आकाश आनंद कहीं ना कहीं एक विवादित नेता जरूर बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आकाश आनंद का यहाँ पर एक मकसद भी है। आकाश आनंद न सिर्फ पार्टी को जीत दिलाना चाहते हैं, बल्कि आकाश आनंद अपनी बुआ यानी कि बहन जी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना भी चाहते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर इंडिया अलायंस में जो रार बढ़ती हुई नजर आई, वो थमती हुई भी देखी गई है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी का नाम तो पहले से ही घोषित कर दिया गया, जैसे कि जो है हमारे सामने इस वक्त पीएम मोदी। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एनडीए की तरफ से पीएम फेस के तौर पर आगे किए गए हैं। और ऐसे में यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि क्या मायावती को अगर उतारा जाता तो क्या वह प्रधानमंत्री बन पाती? ये सवाल तो बात का हुआ, लेकिन यहाँ पर अब सवाल आकाश आनंद के चलते उठते हुए देखे जा रहे हैं। दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, एक वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में बहन जी को हमने मुख्यमंत्री बनते देखा। बहुजन समाज पार्टी को वह किस तरीके से मजबूत देती हुई नजर आई, लेकिन आज वही बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर भी पड़ रही है। लेकिन क्या मायावती जिस तरह से एक्टिव हो चुकी हैं, क्या ये उनका कमबैक माना जा सकता है राजनीति में इस वक्त? देखिए प्रांशी, यदि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो इस वक्त मायावती की पार्टी में कहीं ना कहीं एक उत्साह नजर आ रहा है, एक जोश नजर आ रहा है। क्योंकि 2022 में तमाम राजनीति के जानकारों ने मायावती को लेकर के ये कटाक्ष किया था कि यदि इसी तरीके की यही राजनीतिक प्रक्रिया चलती रही तो बहुत ही जल्द यहाँ से जो मायावती का कोर वोट बैंक है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी पार्टियों की तरफ से। और हमने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये चीज़ें देखी भी, क्योंकि 16 से 17% जो वोट बैंक है वो महज 6.5-7% वोट बैंक बन के रह गया था। क्योंकि मायावती की निष्क्रियता ये सारा जो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही थी। पार्टी के लिए महज एक सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में अब लोकसभा का चुनाव है, नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आकाश आनंद की ताजपोशी कर दी गई है। मायावती की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि उनको सियासी रूप से जो पहचान दिलाई जा सके, जिसके आधार पर बीएसपी का आगामी भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो आकाश आनंद ने जिस तरीके से तमाम बयानबाजियां की है, मैंने कल उनका एक भाषण सुना है, उसमें उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हूं और मैंने जो बातें कही हैं शायद ये मेरा अंदाज जो है कुछ लोगों को जो है अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता था मैंने वही बात कही है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आप छोड़ दीजिए विपक्ष को, छोड़ दीजिए राहुल गांधी को, छोड़ दीजिए अखिलेश यादव को, छोड़ दीजिए उन तमाम नेताओं को जो विपक्ष में आपको कहीं ना कहीं आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप अपना कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। आप खुद यहाँ पर राम मंदिर जैसे मुद्दे, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे, इन मुद्दों पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप धरातल से, जमीन से जुड़े हुए मुद्दों से अलग क्यों हो रहे हैं? और कहीं ना कहीं बीजेपी पर कटाक्ष करते नजर आए। तो ये चीज एक देखने को मिल रही है कि आकाश आनंद जो कि सीधे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मीडिया में उनको सुर्खियां मिल रही है और जाहिर तौर पर एक बड़े राजनेता के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आकाश आनंद तो एक बड़े राजनेता के तौर पर आने वाले समय में देखे जा सकते हैं, लेकिन आकाश आनंद किस तरह से पार्टी को मजबूती देने की कोशिश करे? बीते कुछ दिनों पहले ही वह बीजेपी पर इस तरह से हमला बोलते हैं कि राज्य सरकारियों की सरकार की तुलना आतंकवादियों से कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी तंज कस रहे हैं और आजाद समाज पार्टी पर भी, चंद्रशेखर आजाद पर भी। तो यहाँ पर आकाश आनंद का एक भाषण आपको सुना देते हैं, जब आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर जीत का दावा किया और वादे करते हुए देखे गए। और वहीं दूसरी ही तरफ आकाश आनंद तो कोशिशें कर ही रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं जो अलग अलग लोकसभा सीटों से उतरते हुए नजर आए हैं, वह भी पूरी तरीके से जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जीत जाए। लालगंज से बसपा की जो प्रत्याशी हैं इंदु चौधरी, उन्होंने भी मायावती को लेकर अपनी बात रखी। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं। देने का समय आ गया है।
अब बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारी बहुजन समाज पार्टी का वोट काटकर इधर उधर विपक्षी पार्टियों को समर्थन देने की बात करे। अब समय आ गया है ऐसे लोगों को समाज में बीच में लाकर जूता मारकर उनको उनकी औकात दिखाने का। साथियों, जो भी आपको बहुजन समाज पार्टी से भटकाने की कोशिश करे, बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर साहब के नाम पर, बहन जी के नाम पर अगर बोले कि नहीं बहुजन समाज पार्टी अब हमारी पार्टी नहीं, हमें विपक्षी पार्टियों को वोट देना होगा, तो साथियों ऐसे लोगों को अब बख्शना नहीं। बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने बर्दाश्त किया है, बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने अपने बीच में रहने दिया है, पर अब बहुजन समाज एकजुट होकर इनको समाज से खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग इनको खदेड़ कर खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, पिछले कुछ समय से विपक्षी पार्टियां खूब पैसा बहा रही है, ऐसे चमचों को फंड करती है, ऐसे छुटपुट लोगों को पैसा देकर आप लोगों के बीच में भेजकर इनको आपको गुमराह करने की कोशिश कराती है। आप जानते हैं इन मोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा कहां से मिलता है? आप जानते हैं ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहां से पैसा उठाती है? ये धरना सेठों से पैसा उठाती है। साथियों, ये वो पार्टियां हैं जो पिछले सिर्फ 6 सालों में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए ये धरना सेठों से चंदे के रूप में ले चुके हैं। साथियों, अब ये कहते तो है चंदा है, बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों के सामने वो तत्व रखेगा, आप लोग समझ जाएंगे ये धरना सेठों से फिरौती ली है इन लोगों ने और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। परंतु साथियों, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम के बाद एक पार्टी थी, पूरे देश में सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया, जो अपने कार्यकर्ता के तन, मन और धन की मेहनत से यहां पे मूवमेंट चला रही है। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है? हमारी माएं बैठी हैं। मां सुन लो, तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, तुम्हारी बहन जी तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है, तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है। कोई धरना सेठ की औकात नहीं कि इस पार्टी की तरफ उंगली उठाकर भी देखे, हमारे समाज की तरफ उंगली उठा के भी देखे, क्योंकि वो जानता है कि ये इस समाज की पार्टी है। साथियों, बीएसपी केवल यहाँ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपने बड़े बड़े धरना सेठों और पंजीपुतियों से, बड़ी बड़ी पूंजीपतियों से और धरना सेठों से पैसा नहीं लेती। बहुजन समाज पार्टी यहाँ अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के तन, मन और धन से यहाँ पर उनके बलबूते पे ये मूवमेंट चलाती है। और पिछले कई सालों से, जब से बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है, जब से स्थापित हुई है, तब से वो आपके तन, मन और धन की ओर पे, धन की वजह से यहाँ पे इलेक्शन लड़ती आई है। और आने वाले भविष्य में भी आप ही की मेहनत से, आप ही के पैसे से पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन लड़ती जाएगी। तो साथियों, मैं ये मौका लेता हूं आप लोगों का एक बार दिल से धन्यवाद करने के लिए कि आप लोग अपने दिन की दहाड़ी से निकालकर, आपके दिन की कमाई से निकालकर 10-10, 100-100 रुपया जो आप इकट्ठा करके पार्टी फंड में जमा करते हैं, उसकी बदौलत हम ये मूवमेंट चला पा रहे हैं। तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों की मेहनत को हम जाया नहीं जाने देंगे। आप लोग जीत की क्या रणनीति है? जो जनता का लोकप्रिय सांसद होने जा रहा है, तो जीत ही जीत है, क्योंकि जनता का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। उसी से पूरा आशा है कि ये जनता, क्योंकि चुनाव लड़ रही है, तो आशा पूरी है कि ये चुनाव हम ही जीतेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बसपा भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। बी टीम के रूप में कौन कार्य कर रहा है, ये तो आपने देख ही लिया कि पूरा यादव यादव पार्टी एक सीमित परिवार तक सीमित हो गई है, यादव पार्टी हो गई है। वो अहीर लोगों को भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप अपने ही समाज में ये हालत कर रहे हैं,
मुसलमानों की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कहीं मुसलमानों के खिलाफ एक मुसलमानों के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, उनके सपोर्ट में आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप खुद ही बता रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम आप स्वयं बने हुए हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने आजमगढ़ की जो मेन सीट है सदर की, वहां की सीट, बनारस की सीट और भी तमाम जो जगह है उन सबकी सीट्स, और उसके साथ ही साथ देख लीजिए आप जो जौनपुर की सीट है श्रीकला सिंह जी की, इधर दारा सिंह चौहान जी की, ये तमाम जो इस तरीके से जो पूरा बालकिशन चौहान जी का जो हुआ है, इस तरीके से पूरा सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे काम करते हुए 27 मुसलमानों को टिकट दिया है। ऐसे दशा में जहाँ पे ऐसा समय समाज में जहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, मुसलमानों के जो सपोर्ट में केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही दिखाई दे रही है। बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर पूरे मुस्लिम समाज को भरोसा जताना चाहिए कि आप 18% हो करके भी क्यों माइनॉरिटी बने हुए हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के सहयोग में आइए। बहन कुमारी मायावती जी ने खुल करके कहा है कि हम हमेशा मुस्लिम समाज के साथ में हैं, और माननीय आकाश आनंद जी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि बाबरी मस्जिद जब बनेगी तो हम उसमें सबसे पहले आगे पहल करके आएंगे। तो ऐसे में जो ये प्रश्न है कि बी टीम, भाजपा की बी टीम सही मायने में तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे लड़ करके बात कर रही है, अखिलेश जी तो उसमें अपना कैंडिडेट मानते हैं, समाजवादी पार्टी करीब पूरा मुसलमान हमारे साथ है, आप कहाँ? देखिए, आप दिन में सपने देखना बहुत अच्छी बात है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं भाई, आपके पास आंखें हैं, आपके पास मन है, आप किसी भी समय का सपना देख सकते हैं। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा थोड़ी होता है, हकीकत दुनिया के सामने है। पीडीए का नारा देने वालों ने एक भी मुसलमान को राज्यसभा भेजने का साहस नहीं किया। बहन जी ने दानिश अली जी को भेजा, इसके पहले और भी तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं, सालिम अंसारी जी को भेजा, नहीं अभी रिसेंटली मुनकाद अली साहब को भेजा। अगर समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि वो उन्होंने रजिस्ट्री कराई हुई है मुसलमानों के नाम से उनके वोट की, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, और इस बार 2024 के इलेक्शन में मुसलमान समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट करके इसको साबित कर देगा। लालगंज में डीएम फार्मूला रहेगा, दलित मुस्लिम फार्मूला आप लगा देंगे? केवल दलित मुस्लिम फार्मूला नहीं रहेगा। बहन कुमारी मायावती जी के नीचे सर्वजन हिताय की नीति है, तो न केवल मुसलमान बल्कि सर्व समाज बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद कर रहा है। हम लोग चौराहे सट्टी पे पैदल मार्च कर रहे हैं, गांव में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, शहर में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि बहन जी का शासन ऐसा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सब एकदम दुरुस्त थी, और वही बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल जो है देश में आना चाहिए, शासन देश में आना चाहिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने शासन किया। लड़ाई किससे, सपा या भाजपा किससे? भाजपा से सीधी लड़ाई है, आप सामने देख लीजिए जी, सपा लड़ाई में कहीं पे भी नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से आकाश आनंद पूरी तरीके से जोर लगाते हुए देखे जा रहे हैं कि कैसे भी करके मायावती पीएम बन जाए। आखिरी सवाल यहाँ पर रहेंगे आपसे कि आकाश आनंद तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को लेकर कर ली जाए। चंद्रशेखर आजाद जो मायावती के गुणगान गाते हैं, आकाश आनंद को कुछ दिन पहले वह छोटे भाई बताते हुए नजर आए। मुकदमे आकाश आनंद पर दर्ज किए गए हैं, भाषण शैली जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए आजाद ने भी उन्हें चुनौती दी है। लेकिन बात यहाँ पर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर कर ली जाए तो क्या आजाद का वो समर्थन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है यदि वाकई में मायावती यहाँ पर पीएम फेस बनती हुई नजर आती? देखिए, यहाँ पर पीएम फेस की बात अब कहीं ना कहीं प्रांशु पीछे छूट चुकी है, क्योंकि एक वक्त मुझे याद है कि चुनावी जो आचार संहिता है उसका ऐलान नहीं किया गया था, और उस दौरान ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की गई थी कि यदि मायावती को मना लिया जाता है तो उस स्थिति में उनको कहीं ना कहीं पहली दलित प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है और उस पूरे वोट बैंक का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन मायावती की तरफ से दो टूक जो जवाब दिया गया कि हम किसी भी दल के साथ यहाँ पर गठबंधन नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री बनने की रेस में अभी पीछे दिखाई दे रही है। हाँ, इंडिया गठबंधन में यदि शामिल हो जाती तो जरूर कोई ना कोई चांस बनता हुआ नजर आता, क्योंकि यदि सत्ता परिवर्तित होती तो मायावती के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक आता, और देश की राजनीति पर भी यहाँ पर विचार करें तो 543 लोकसभा की सीटें हैं, उन 543 लोकसभा सीटों में 131 आरक्षित सीटें हैं, यानी कि जहां से सिर्फ दलित प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं, और मायावती कहीं ना कहीं एक मजबूत आधार उनके लिए बन सकती थी, और यहाँ पर राजनीतिक सियासी उलटफेर बड़े पैमाने पर हो सकता है। यहाँ पर आजाद का समर्थन मिलता है या फिर नहीं?
उस स्थिति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज़ाद यहाँ पर समर्थन करते नजर आते हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक को लेकर ही वह राजनीति करना चाहते हैं। अंबेडकर के विचारों पर चलने की बात करते हैं, काशीराम की जो विचारधारा है उसको फॉलो करने की बात करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में यदि देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद उनका समर्थन कर सकते थे और चंद्रशेखर आज़ाद समर्थन अभी भी कर सकते थे। हालांकि मायावती ने उनको कोई यहाँ पर सियासी आधार नहीं दिया, किसी प्रकार की उनकी जो है हैसियत नहीं समझी, वरना चंद्रशेखर आज़ाद जो गठबंधन करने के लिए अभी भी खुश संतुष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसा देखना होगा कि आखिरकार अब आगामी वक्त में क्या यहाँ पर सियासी रणनीतियां रहती हैं। क्या मायावती यहाँ पर 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर पाती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, ये भी उनके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। क्या यहाँ पर एक सवाल ये बन जाता है, आने वाले समय में क्या मायावती को कभी हम प्रधानमंत्री बनते देख सकते हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट है नहीं, और अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है। 5 साल के बाद हो सकता है कि इस चुनावी महाकुंभ में मायावती फिर से चुनावी मैदान में उतरे और कुछ राजनीतिक समीकरण यदि बदलते हुए नजर आए तो यहाँ से मायावती को प्रधानमंत्री बनाने पर विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है, चाहे फिर वो विपक्ष में एनडीए रहे या फिर इंडिया रहे। अब यही देखना होगा। मायावती की पार्टी को एक तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी की प्लान बी टीम है ये, और बीजेपी की रणनीतियों के तहत ये काम कर रही है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो बार बार ये सवाल नकारे जा रहे हैं बसपा की तरफ से। लेकिन पीएम पद की दावेदारी को लेकर बात कर ली जाए तो राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ये तमाम नाम सामने आए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिरकार मायावती का पद और कद किस तरह से राजनीति में बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। आकाश आनंद के इन भाषण पर भी आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।